एक कहानी मैं आज आपके पास लेकर आने वाला हूँ कैप्टन योगेंद्र यादव की। इनको इतनी गोलियां लगी थी और उसके बाद भी ये आज मेरे सामने जीवित बैठे हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। सर आपका एक दोस्त था, मूवी में देखा हमने। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ ऐसे मैं बैठा था, हम दोनों के बीच में ग्रेनेड फटता है, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर बाहर। ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था। उसको एकदम से सीने में गोलियां लगती हैं, खून की फुहारें ऐसे छूट रही हैं, मेरे गोद में आकर कैसे लेट गया। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे को जितना खतरा देश के बाहर के दुश्मन से, उतना ही खतरा है, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर के दुश्मन से? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आपने चमत्कारों की बात बहुत सुनी होगी। चमत्कार देखे हैं कि नहीं देखे ये मैं नहीं जानता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें लाइफ में हो जाती हैं जिनको अगर आप जाकर सोचो और उनकी स्टोरीज देखो तो आपको खुद लगता है कि हाँ, भगवान है, चमत्कार होते हैं। मैं आपको थोड़ा पीछे ले आना चाहता हूं। कारगिल वॉर, देश बहुत अलग स्थिति में था। इतनी बड़ी वॉर हो रही थी, ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोगों ने अपना परिवार खोया, लेकिन वहां पर जो हमारे जवान देश के लिए लड़ रहे थे, उन जवानों की कहानी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक कहानी मैं आज आपके पास लेकर आने वाला हूं कैप्टन योगेंद्र यादव की। जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच सर। 17 गोलियां, ये एक सुनने में ऐसा लग रहा है कि 17, मतलब मेरे ख्याल एक गोली भी काफी है। हाँ, अगर जो है सर और सीने में एक गोली लग जाए तो बंदा खत्म हो सकता है। तो बस आप वहां भाग्यशाली रहे। हाँ, बस देखिए, एक चीज़ तो ये मैंने महसूस किया है कि जिस दिन एक सोल माँ के गर्भ में आती है, उस दिन उसकी पूरे जीवन का जीवन इतिहास लिख दिया होता है। उसकी यश, अपयश, कीर्ति, सब कुछ, एवरीथिंग। हम रोज एक जिंदगी का सुबह पन्ना शुरू होता है और शाम को वो पन्ना एंड हो जाता है। लेकिन कितनी खूबसूरती चीज़ है कि हम सेकंड टू सेकंड, यानी पल टू पल बस उसको पढ़ सकते हैं। उसके अगले पल क्या होने वाला है इसको नहीं पढ़ सकते। अभी हमने जस्ट थोड़े दिन पहले देखा है, अहमदाबाद से लंदन के लिए फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है जी। सब बड़े हंसी खुशी और सेल्फी ले रहे हैं, और वो अगले 30 सेकंड फ्लाइट जो है क्रॉस हो जाती है और 241 बंदे ऑन द स्पॉट। फिर उस जिस जगह पे गिरे, जो फ्लाइट गिरी है वहां पे क्रैश हुई है, वहां मैच था, बच्चे लंच कर रहे थे। उन्होंने कभी सोचा था यार, अभी तो वो आए हैं, मेडिकल के छात्र हैं, खाना खा रहे हैं यार, खाना खा करके फिर चलना, काम पे जाना है। उनको ये थोड़ी पता था कि फ्लाइट इसके ऊपर आकर के गिरेगी। तो ये है, इसको कोई मानता है, कोई नहीं मानता। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। जिसको हम भाग्य कहते हैं। जिसको हम भाग्य कहते हैं, ठीक है। तो ये भाग्य भी है और फिर आपके भाग्य के साथ साथ कर्म भी है। उस पर आप बिलीव करते हैं? बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर कर्म नहीं करोगे, आपके भाग्य में ही पानी है, आ गया आपके पास। अगर इसको हाथ से उठा करके मुंह में नहीं डालोगे और आप सोचते रहोगे अगर मेरे ये भाग्य में हुआ तो ये पानी अपना आप मेरे मुंह में आ जाएगा, कैसे आ जाएगा भाई? बहुत सारे लोग सोचते हैं यार खाना आ गया मेरे पास में, अभी मेरे भाग्य में था खाना, बड़ा कुत्ता आएगा खा के चला जाएगा, क्योंकि आप तो कर्म तो कर नहीं रहे, हाथ तो हिला नहीं रहे। जब आप कर्म नहीं करोगे तो उसका फिर परिणाम कैसे आप पा सकते हो? तो यही हुआ उस टाइम पे कि शायद ईश्वर ने वो चीजें लिखी होंगी, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ा था। गोलियां लगती भी रहीं। फिर इस कर्म में भी, क्योंकि कर्म क्या है,
हमें फिजिकल और मेंटली बड़े स्ट्रांग बनाता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेतों में काम किया है, फावड़ा भी चलाया है, धान भी काटे हैं, गेहूं भी काटा है, ठीक है। तो पूरा पूरा दिन जब आप खेत में काम करते हो तो एक फिजिकली स्ट्रांग आता है, और फिजिकल स्ट्रेंथ जब बनती है तो उससे मेंटल स्ट्रेंथ भी आ जाती है, ठीक है। सहन शक्ति बढ़ती है, और वही सहन शक्ति बड़ी मुसीबत जब आती है, एकदम से कोई विपत्ति आती है, उससे लड़ने में बड़ा सहायक होती है। आज जब देखते हैं थोड़ा सा भी कोई चुनौती, थोड़ी सी भी कोई डिफिकल्टी आई, बस अब क्या होगा, यानी सहन शक्ति नहीं है, इतने नर्वस हो जाते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। जब आपके मन, क्योंकि सारा एनर्जी का काम है, एनर्जी आपके बोला अब कुछ नहीं हो सकता है, तो जो आपकी एनर्जी है वो आपकी जो भाव है उसमें चली गई, अब कुछ नहीं हो सकता भाई, तो उसमें नेगेटिव में चला जाएगा। और एक पल में उसने ये सोच लिया ना, अरे कुछ नहीं होगा, देख लेंगे इसको, तो ऑटोमेटिकली उसकी एनर्जी का जो लड़ने की क्षमता है वो दुगनी हो जाती है, और हम उस विपत्ति से बाहर निकल जाते हैं। यही फर्क तो है, यही वहां पर हुआ, क्योंकि फौज ने भी ट्रेनिंग दिया, इधर किसान का बेटा था तो खेतों में भी हल चलाया, सब कुछ वहां से स्ट्रॉन्ग। फौज की ट्रेनिंग तो आग की तप्त भट्टी होती है। तप्त भट्टी किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि एक आग की जब बात करते हैं तो आग जलाती नहीं, पिघलाती भी है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट लगाई आग में पिघल करके ही बना है, इतनी तपन इसको दिया, तभी इसका नया आकार बना, एक रूप लिया। तो एक सिविलियंस एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा करनी है, तो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसके भाव लेवल कितने ऊंचे होने चाहिए। तो उसकी वो ट्रेनिंग उसके भाव और भावनाओं को तब्दील कर देती है, और वो भाव और भावना ही उसका जुनून, जज्बा और जोश पैदा करते हैं, और वही है जो एक सैनिक को स्ट्रेंथ देती है। और वही हमने वहाँ कारगिल में जब गोलियां लग रही थी तो ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ कुछ लगा है। गोली लगती है तो दर्द होता है? होता है, जलन होती है, अच्छा। क्योंकि गोली हड्डी और मांस दोनों को बाहर निकाल देती है। देखिए कई बार ऐसे कई लोग बोलते हैं जब गोली लगती है तो पता नहीं चलता, हाँ, बाद में दर्द का एहसास होता है। हाँ, दर्द ऐसा होता है कि जब गोली आई और लग करके चली गई, आपका अगर वहां पे ध्यान नहीं है या आपने खून नहीं देखा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप ब्लड बहता हुआ देखते हैं तब आपको लगता अरे ये क्या हुआ, गोली लगी, क्योंकि फिर मन आ गया है। ये साइकोलॉजिकल है। मन आ गया, मन से पीड़ा होती है, बॉडी से पीड़ा नहीं होती है। ओह। क्योंकि अगर बॉडी से पीड़ा होती तो मरने के बाद पोस्टमार्टम नहीं होता। तो ये मन की पीड़ा है, और क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, हमारी इंद्रियों के ऊपर कमांड करता है, तो वही सब कुछ फिर जो ब्रेन में जाता है ना, तो वो अरे खून निकल रहा है, देखो हाथ नहीं हिल रहा, बस यहाँ पे चलने लगा वो, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। और वो दर्द आप कितना आप सहन सकते हो या उसको जजब कर सकते हो, ये आपकी उस स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करेगा। सर आपका एक दोस्त था वहां पे, मूवी में देखा हमने, यादव जी। बिल्कुल। और आप भी यादव जी और वो भी यादव जी। जी। हमने जो मूवी में देखी आप दोनों की दोस्ती, वो बहुत घनिष्ठ मित्रता दिखी, हर टाइम साथ, हर एक चीज में साथ। आप दोनों एक ही एम्बुलेंस में गए, लेकिन मैं उसके पहले का जानना चाहता हूँ, क्योंकि जितना पिक्चर में दिखाया है वो हम देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही थी। एक्चुअली वहां पे उस वक्त क्या हुआ, उसके पहले क्या हुआ, और यादव जी और आप कितने घनिष्ठ दोस्त रहे? नहीं, हम बहुत गहरे दोस्त थे, और क्यों वो मेरे से सीनियर भी थे। अच्छा। 10 साल सीनियर थे सर्विस में, तो उम्र में तो काफ़ी बड़े थे, और हम तो नए नए भर्ती होकर के गए। अब जो सीनियर होता है कि जब हम किसी टीम का एक हिस्सा बन जाते हैं तो सीनियर का काम है अपने जूनियर को सिखाना, बताना। तो हम जब CICT यानी काउंटर इंसर्जेंसी इलाके में श्रीनगर के अंदर डिप्लॉयड थे, तो
हम कई बार कंपनी कमांडर की एक QRT होती है, क्विक रिएक्शन टीम, तो उसी में हम चलते थे। तो वो साथ में होते थे। तो जब हम एक साथ काम करते हैं, एक जगह सोते हैं, खाते हैं, एक ही थाली में हम खाना खा रहे हों, तो क्या बॉन्डिंग बनती है। और वो बॉन्डिंग फिर घनिष्ठता में तब्दील हो जाती है, एक दोस्ती का रूप ले लेती है। तो वही एक था कि हम पहले से तो बचपन से तो नहीं जानता था। फ़ौज में जाने के बाद ही जो है उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर वहीं से हमारी बॉन्डिंग बनी। फिर मेरी जब शादी थी, तो उस शादी में भी वो आए। और मुझसे लगभग 8 दिन पहले ही वो वहाँ से चले गए थे छुट्टी। मेरी छुट्टी थोड़ा ज़्यादा थी, तो वो घनिष्ठता थी। और फिर जब हम लड़ाई में भी थे, तो एक ही टीम का हिस्सा थे। पहले कंपनी के लेवल पे, फिर बटालियन लेवल के ऊपर भी हम एक ही कंपनी का एक ही टीम का हिस्सा बने, घातक प्लेटून का। और जब एक टीम का हिस्सा बनने के बावजूद भी फिर जब फाइनली असॉल्ट हमने करना था, हमला करना था, फिर भी हम दोनों बड्डी थे। ठीक है, यानी आगे चलने वाले गाइड या स्काउट कहते हैं। अच्छा। ठीक है, तो क्योंकि फौज की जो टैक्टिस है फायर एंड वो, एक फायर करेगा दूसरा चलेगा, तो जो सबसे आगे चलने वाले हम दोनों ही थे। उनके पास अनुभव था। इसमें चॉइस होती है लेकिन कि नहीं, ये कमांड है कि आप ही जाएंगे आगे। नहीं बताती नहीं, ये जो हमारा जो टीम लीडर है वो चुनता है ना। अच्छा। टीम लीडर है, वो चुनेगा कि आप लोग दोनों जो है गाइड चलेंगे। क्योंकि एक ऑर्डर ऑफ मार्च होता है, जो चलने का तरीका फौज का, कि आगे कौन चलेगा, उसके पीछे कौन चलेगा, उसके पीछे कहाँ चलेगा, लास्ट में कौन होगा, बीच में कहाँ, कमांडर कहाँ होगा। तो बेसिकली कमांडर बीच में होता है, क्योंकि आगे और पीछे को दोनों को कमांड करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो पीछे का भी जो है, जो बंदा होगा, वो भी एक उसका कौशल अलग होगा। क्योंकि जब हम चल रहे होते हैं, पीछे से भी अगर कुछ होता है, तो उसको पीछे से संभालने की नियत पावर चाहिए। और आगे चलने वाले को जो है, उसको भी जो है खतरा होता है, उसको नेविगेशन करते हुए चलना है। हर एक छोटी चीज़ को एक बिल्कुल दुश्मन को की हरकत या दुश्मन समझ करके ही उसको चेक करना है। हो सकता है इस पत्थर के पीछे बैठा हो सकता है कोई ऐसे कुछ है, लेकिन लगे कि यार नहीं, हो सकता है ये राइफ़ल हो या राइफ़ल की बैरल हो। तो हर चीज़ को चेक करते हुए आगे चलना है। तो वो उसके पास अनुभव था, एक्सपीरियंस था। मेरे पास अनुभव तो नहीं था, लेकिन एक जोश जुनून था। तो हम दोनों इसलिए जो है साथ-साथ थे। और मुझे याद है कि उनको सबसे पहले एक ग्रेनेड का स्प्लेंडर लगा था। तो जैसे स्प्लेंडर क्या होता है सर? टुकड़ा जो होता है। अच्छा। तो जैसे मैं अभी बैठा हूँ, ऐसे मैं बैठा था और मेरे पीछे की तरफ वो लेटे हुए थे। लेट करके फायर कर रहे हैं, मैं बैठ करके फायर कर रहा हूँ। हम दोनों के बीच में ग्रेनेड फटता है, उसकी यहाँ से ये उँगली कटती है। और यही मेन उँगली होती है राइफ़ल चलाने की, ट्रिगर, इसी से दबता है। इसको कटते ही उसको एकदम से लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है। तो एकदम से बोला, यार मेरा हाथ कट गया। मैं कहा नहीं, हाथ नहीं कटा, उँगली कटी है। बोला पक्का है? मैं कहा हाँ। तो अपनी फ़ील्ड पट्टी निकाली, फटाफट उनको ऐसे बाँध दिया। फिर मैं कहा, यार ऐसे कर, तू नीचे कूद जा। बोला नहीं, नीचे नहीं जाऊँगा। क्या करेगा? बोला मैं एम्युनिशन भरूँगा। एक और जवान था, वो भी ज़ख्मी हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। उससे भी बोला चला जा नीचे। तो ये समझो बच्चे ही थे उस टाइम पे, इस फौज के तो बच्चे ही थे। लेकिन सर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया कि आप लोग आजू-बाजू थे, तो ऐसे जैसे ग्रेनेड बीच में फटा, तो आपके बीच में क्या कोई पत्थर था जिसमें कि हाँ, आपको हाँ, चोट नहीं हाँ, लगी, हाँ, उनको लगी? हाँ। मेरे ऐसे जो है पत्थर था, वो ऐसे लेटा हुआ था पीछे की तरफ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनको यहाँ पे लगा। देखो जब उसने भी सर नीचे पत्थर के नीचे किया, लेकिन राइफ़ल के ऊपर हाथ रह गया, तो ऐसे लगा यहाँ। तो वो वही समझो कि आग ही होता है ना? हल्का सा पत काट देता तुरंत। और ऐसा भी कहा जा रहा था कि जिस हाइट पर दुश्मन बैठा था, वहाँ से अगर वो पत्थर भी फेंके, तो वो भी गोली की स्पीड से आता था। ये 17,000 फीट ऊँची पहाड़ी है।
वहाँ से ऐसे पत्थर भी मारा गया था, वो गोली से भी ज़्यादा मार करता। तो इस कंडीशन बहुत इस लेवल की थी। तो फिर उनको मैं तो इस बच्चा था, स्कूल के अंदर किताबों में ही तो पढ़ के गया था कि एक हिंदुस्तान का सैनिक अपने साथी के लिए अपने प्राणों की आहुति देता है। जब हमने उनको बोला यार अपना कूद जाओ, जान बचा लो, उन्होंने यार नहीं, जीना है तो तुम्हारे साथ जीना, मरना तो तुम्हारे साथ मरना। तो हम जैसे नौजवानों के लिए इससे बड़ी और प्रेरणा शक्ति क्या हो सकती थी। तो ये हमारी बॉन्डिंग का था कि इस तरह से हमारी बॉन्डिंग बनती चली गई। और फौज में जो जो टीम का कोई हिस्सा होता है, जो टीम के जो लोग होते हैं, उनके अंदर उतनी ही गहरी बॉन्डिंग होती है जैसे अपने परिवार के अंदर भी आज बॉन्डिंग नहीं रही है। ठीक है, जैसे एक माँ और बच्चे की बॉन्डिंग होती है जब छोटे होते हैं। बड़े होने के बाद तो बच्चा भी बॉन्डिंग तोड़ने लगा आजकल। मतलब मतलब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा टीम वर्क या बॉन्डिंग हम आर्मी या फौज में ही देख सकते हैं। यस। ओके। तो सर जब आप नीचे आए, आपको लाया गया, जब आपको गोलियां लग गई थी, 17 गोलियां आपने बताई, तो वो आप खुद चलकर आए थे? पिक्चर में तो यही दिखाया कि आप खुद चलकर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आया ही, क्योंकि अब जब ये इसको घायल हो गया, 2 बंदे हमारे घायल हो गए। एक और था हमारा जो साथी था, ग्रेनेडियर नरेश, लेफ्टिनेंट नरेश, तो उसके पास स्नाइपर राइफल थी। तो फिर स्नाइपर राइफल को इन्होंने निशाना बनाना शुरू किया, पाकिस्तानी सेना ने। उससे पहले उन्होंने एलएमजी को निशाना बनाया था, तो एलएमजी की जो बैरल थी वो डैमेज हो गई। अब वो साइलेंस हो गई राइफल, एलएमजी। अब इन्होंने स्नाइपर वाले को निशाना करना शुरू किया। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, ग्रेनेडियर अनंतराम। तो हम दोनों को कहा कि यार तुम उसकी हेल्प के लिए जाओ। अब मैं जहाँ ये योगेंद्र था वहीं मैं बैठा था, वहाँ से मैं उठ करके जब चला उसकी हेल्प के लिए, इस ऐसे मेरे राइट साइड में था, शायद उनको मेरा मूवमेंट दिखाई दिया होगा क्योंकि वो बहुत क्लोज आ गए थे हमारे। तो उसने फिर ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक जो स्प्लेंडर टुकड़ा था वो मेरे भी घुटने के नीचे आकर के लगा। तो जैसे मैं खड़ा था एकदम से नीचे जा गिरा, तब मुझे लगा यार मेरा भी पैर कट गया। तो क्यों खड़ा था एकदम से नीचे गिर गया। फिर नीचे गिरते ही मन में आया देख ना पैर कटा है कि नहीं। तो ऐसे हाथ मारा, पैर तो था लेकिन बहुत गहरा जख्म था। फिर काले वाले पटके बांधे हुए थे हाथ पे? नहीं, सर पे। अच्छा। तो उसको क्यों, एक ही फील्ड पट्टी थी, वो अपने साथी को बांध दिया, कोई फील्ड पट्टी भी नहीं थी। तो उस पटके को फाड़ा मैंने, ऐसे फाड़ करके ऐसे बांधने लगा। अभी बांध रहा था तभी एक और ग्रेनेड आगे गिरा। तो उसका एक स्प्लेंडर, उसका एक टुकड़ा यहाँ लगा, यहाँ से ये काट दिया पूरा। आपके निशान भी है ये? हाँ। तो इसको कटने के बाद ऐसा लगा कि आंखें चली गई क्योंकि कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बहुत देर के बाद जब आंख खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। मेरा साथी ऐसे वहां एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था पाकिस्तानियों का, मैं उससे बहुत देर ब्लड साफ करता रहा लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। फिर मैं घिसटता आगे बढ़ा और अपने उन साथी के पास पहुंचा जहां पर मुझे पहुंचना था। तो जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो मेरा साथी था, ऐसे मैं था, ऐसे लेफ्ट साइड में मेरे अनंतराम था। तो मैं पहाड़ी से ऐसे पीठ लगा करके मैं उनको बोला सर आप मेरे फर्स्ट एड कर दो, क्योंकि नाक से खून की धार बह रही थी। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक, मैं फर्स्ट एड करता हूँ, तू फायर कर थोड़ा। मैं ऐसे करके फायर करने लगा था, बार बार जो है खून भी साफ कर रहा हूँ, फायर भी कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, तो उसकी पॉलीथीन फाड़ने के लिए मैं देख रहा हूँ उनको, उनका हाथ यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पे गोली लगती है, इधर से पूरा सर बाहर। एकदम से मेरा हाथ ऐसे गया, मैं कहा सर क्या हुआ, और वो पीछे की तरफ ऐसे लेटते चले गए। तो ऐसे मेरी बगल में जो बैठा था ट्रेनिंग का साथी था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी। क्या? ये उसके जीवन का आखिरी शब्द था।
उसको एकदम से सीने में गोलियां लगती हैं, खून की फुहारें ऐसे छूट रही हैं, मेरे गोद में आकर कैसे लेट गया वो। एक पल के अंदर दोनों साथी शहीद हो गए। एक दोस्त पीछे से दौड़ करके आया, एकदम से वहां एक गोला गिरता है, बम गिरता है, उसकी तो यहां से गर्दन कट करके दूर जाके गिरती है। चारों तरफ खून ही खून था। एक और साथी आया, उसके एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट जाते हैं। मुझे भी बेहोशी होने लगी। फिर उनका कमांडर था। इस तरह से मेरे तो एक एक करके तमाम साथी शहीद हो गए। ऐसे आकर के घेर करके मारा था। फिर उनका एक कमांडर था, उसने बोला जरा इनको रिचेक तो कर लो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं बच गया है। वो आपके कितना क्लोज आ चुके थे ये जो? तो ऐसे हैंड टू हैंड, अच्छा, बिल्कुल ही क्लोज थे। तो आकर के ऐसे गोलियां मारने लगे। वो एक एक करके देखने लगे कोई जिंदा तो नहीं बच गया। तो जब सॉरी मैं आपको बीच में काटा, थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ, जब ये गोली लगी आपके साथियों को, जब आप फर्स्ट एड के लिए गए, तो क्या उनके विजुअल्स नहीं होते थे वहाँ पे कि जो सामने से गोली मार रहे हैं, या वो इतना क्लोज आ गए थे आपके ये होने के बाद, तो उनका डिस्टेंस कितना रहा होगा जहाँ से वो फायर कर रहे थे आप पर और आपके साथियों पर, वो तो 10 मीटर का मुश्किल से, और उनके विजुअल्स नहीं मिल रहे थे? जैसे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर थे, ओके। ठीक है। ऐसे उन्होंने हमारी पोजीशन ऐसे देखी है और उधर से टक देनी सी बात, ओह, अच्छा। ठीक है। ओके, क्योंकि वो हाइट पे थे इसलिए इजी। हाइट पे थे, हम तो नीचे थे, हम ऐसे ऐसे उठा के देखना पड़ेगा। उनको ऊपर से दिख जा रहा था कहाँ है ये। तो ये उनके पास एडवांटेज था ना। तो उसने आकर के जब वो दोबारा, फिर तो उनको लगा कि ये सब मर गए अब तो, फिर तो वो नजदीक आ गए हमारे, ऐसे आकर के घेर लिया। तो जब गोलियां मार रहे थे तो मैं देख रहा था उनको, ऐसे आंखें, इतनी आंखें खुली थी, आधी बंद थी, लेकिन एक ही उसमें था, न पलक झपक रही थी, न कुछ हो रहा था। मैं देख रहा था, ऐसे ही टकटकी लगाए। तो उसने जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी ऐसे उछलती थी, तो इधर से ऐसे इसको मारा। मैं ऐसे पड़ा था, उसने फर्स्ट में यहाँ पे मारी, तो मेरी हालत ये थी, तो यहाँ से धुआं निकल रहा था। आपको गोली लगी, हाँ, आपने कोई मैं रिएक्शन ऐसे नहीं पड़ा दिया? था, बस वो गोली मार रहा था। तो जिस तरह से जब वो कपड़ा जब जलता है, उस पर थोड़ा पानी डालते हैं, सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं हो जाता है, सेम ऐसा था। तो यहाँ मारी उसने, फिर पैर में मारी, वो मार करके चला गया, बॉडी में कोई हरकत नहीं। उनको यकीन हो गया इनमें से कोई जिंदा नहीं है। फिर तो उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। हमारे जवानों की बॉडियों में बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, ताकि ये बॉडी छत विछत हो जाए, कोई पहचान ना पाए। गालियां देते रहे, बहुत गालियां दी उन्होंने। तो बहुत देर के बाद हमारे, जहां से हम रात को चले थे, लगभग 500 मीटर नीचे हमारा एक दूसरा पोस्ट था। वहां पे एमएमजी लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन लगी हुई थी, एमएमजी। वो उनके पोस्ट को थोड़ा सा हिट कर रही थी, ऊपर टॉप को। उनके कमांडर ने बोला नीचे जो एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला करो और इनके वेपन उठाओ। तो गालियां दे करके बात कर रहे थे। फिर उनका एक जवान गोली मारने लगा, एक वेपन उठाने लगा। तो जब वो नजदीक आया, तब मैंने अपने मन और मस्तिष्क के अंदर एक विचार, एक सोच पैदा किया, अपने आप से एक कमिटमेंट किया, अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरे हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाएं, मैं उफ तक नहीं करूंगा और जिंदा भी रहूंगा। आज उस विश्वास से मैं जिंदा बैठा भी हूं। इतनी विल पावर है। हर व्यक्ति में विल पावर है, लेकिन हम उस स्थिति में आकर के अपने संयम खो देते हैं। अगर वो सोच ले ये मैं करूंगा, ये मैं कर सकता हूं,
तो हम बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो गोलियां लग रही थी, तब भी ये लाता है यार, हाथ ही ले जाएगा ना, काट के ले जाए यार, पैर ले जाएगा काट के ले जा, लेकिन जिंदा रहूंगा। आया वो दोबारा से, फिर भी उसने बाजू में पैर में गोली मारी। कोई मूवमेंट था नहीं, वो चला 2 कदम, वो रुक गया। अब मैं उसके मूवमेंट को देख रहा हूं, वो जैसे रुका, रुकते ही मुझे लगा यार इसको पता चल गया। अभी मन के अंदर भाव चल रहा है, तब तक तो वो वापस मुड़ गया। अब मुड़ते उसने राइफल ऐसे जब सीने की तरफ करी, तब एक पल के लिए लगा योगेंद्र अब नहीं बचेगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके न, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते। ये कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, बलिदान को कभी दफन नहीं होने देती है। पहले किस्सा पढ़ा था अब स्कूल टाइम पे, बैटल ऑफ रजांगला सुना होगा, जहां मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में हिंदुस्तान के 120 जवान 2500 चाइनीज सैनिकों को मौत के घाट उतारते हैं और 114 जवान शहीद हो जाते हैं। उसमें से 4 जवान बचते हैं, जिसमें एक आज भी जिंदा है, जो उन 114 की शौर्य, वीरता, पराक्रम को लोगों तक बता रहा है। तो माँ भारती किसी को, आपने 2015 में हनुमान थप्पा एक जो बर्फ के नीचे दब गया था, लेंस नायक, ठीक है, 35 फुट बर्फ में था, वहां से जो है 6 दिन तक निकाल करके जब लेके आए है ना, उनके साथ 9 बंदे तो वहीं, और जब वहां जिंदा था वो बंदा, आरआर हॉस्पिटल दिल्ली आया, दुनिया की तमाम फैसिलिटीज, मेडिकल सुविधाएं उसको दी, लेकिन 72 आवर्स के बाद वो चला गया। तब मुझे भी ये रियलाइज हुआ, उसकी मौत निश्चित थी, लेकिन अगर वो 35 फुट बर्फ में मर गया होता तो दुनिया को ये कैसे पता चलता कि वो 9 बंदों ने जीवन और मौत के संघर्ष को कैसे जाना होगा। शायद मां भारती ने इसलिए उसको यहां तक लाया, जिंदा रखा। तो मुझे भी इसलिए जिंदा रखा कि मैं दुनिया को ये बता सकूं। तब उसने गोली चलाई तो यहां पर्स सीने की तरफ चलाई और यहां पर्स रखा था, और पर्स इसलिए रखा था क्योंकि पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते, और उस पर्स में भी कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद वो मां भारती ने उन सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और वो सिक्के पे आकर के गोली लगी। सिक्के कहां से आए? क्योंकि जो हमारी फौज की परंपराएं हैं, संस्कृति है कि कोई भी नया जवान आता है उसको अपनी यूनिट की संस्कृति, परंपराएं उसको सिखाई जाती हैं, उसको बताई जाती हैं, और जब तक वो जवान नया उससे जूनियर कोई नहीं आएगा, तब तक उसका काम है अपने सीनियर्स के हर काम को, हर ऑर्डर को मानना। सुबह 4 बजे उठना, सबको, अपनी जो प्लाटून होती है हमारी, उसको पहले चाय पिलाएगा, खुद बना के, खुद बनानी नहीं बनेगा, लंगर में हमारे, अच्छा, वहां से जाएगा, केतली में लेके आएगा, सबको चाय पिला करके उठाना है, मटके भरने हैं, बाहर जो है झाड़ू, ये एक संस्कृति है हमारी। तो वो एक रम जाता है हर लोग, क्योंकि सबको जब चाय पिलाएगा राम राम बोलेगा, कोई जय दुर्गे बोलते हैं, अलग अलग है हमारी, जो है हमारे रेजिमेंट में राम राम बोलते हैं। तो हम सुबह सुबह 30 आदमियों से राम राम कर रहे हैं, तो एक राम का भी नाम हो रहा है। फिर रोज रोज हमारा परिचय भी हो रहा है, रोज हमें भी जान रहे हैं, तो वो हमें नहीं जान रहे, हमारे परिवार को जान रहे हैं कि मैं किस परिवार से बिलोंग करता हूं। क्योंकि हम बाहर जब जाते हैं तो हम इंडिविजुअल नहीं हैं, हम अपने घर के एम्बेसडर हैं। हम आज यहाँ बैठे हैं तो जब हम बात करते हैं, हमारा व्यवहार होता है,
वो हमारे परिवार के व्यवहार को दर्शाता है, जो हमने सीखा होता है। सर ये जो स्ट्रगल होता है, जहाँ से आप बता रहे हैं जूनियर कहाँ जहाँ बता रहे हैं ना, कितनी बिल्कुल उसको हर वक्त लगे रहना है सीनियर्स के लिए और देश के लिए, परिवार छोड़ के। कितने कितने महीने हो जाते होंगे परिवार से मिले हुए? 6-6 महीने। 6-6 महीने। हाँ। और उसके बाद जब आप फौज से बाहर आते हैं या फौज में भी रहते हैं, बहुत सारे लोग सुनते होंगे जिस तरह के लोग हमारे देश में बिहेव करते हैं और पाकिस्तान प्रेम दिखाते हैं, वो प्रेम नहीं खत्म होता उनका, मुझे नहीं पता क्यों। उसको सुनकर आप लोगों को कैसा फील होता होगा? हमें गुस्सा आ जाता है सर। हमें लगता है तुम अपने देश से गद्दारी कर रहे हो अगर तुम पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हो। एक दुश्मन, आपने इतनी बड़ी चीज अभी बताई है, उसको वॉर भी डिक्लेयर नहीं करा, वो वॉर भी नहीं मानी जाती कारगिल। हम कहते हैं कारगिल वॉर, बट डॉक्यूमेंटेड तो वॉर भी नहीं है वो। और उसके एवज में आप लोगों को जितना स्ट्रगल आपने मेरे को बताया कि आप तो ऑलमोस्ट मौत के मुंह से बाहर आया, उसके रिटर्न में आपको इस तरह के लोग जो ये दुश्मन से प्रेम दिखाते, तब आपको कैसा लगता है? देखिए, दुख तो होता है और बड़ा हार्ड होता है कि यार एक जवान दिन रात -50 डिग्री टेम्परेचर, 55 डिग्री का रेगिस्तान, उसमें गर्मी में तप रहा है, सर्दी में सुकड़ रहा है, वो खड़ा है। किसके लिए खड़ा है? हम सब के लिए खड़ा है, ताकि हम अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, अपने ऑफिसों में बैठ कर अपने काम को सही तरीके से कर सकें। और फिर यही लोग अपने उस दुश्मन को के साथ में उनका प्रेम जब होता है, तो वो इस देश का है ही नहीं, वो देश का नहीं है, वो तो गद्दार है। तो सर ऐसे लोगों को जब कहा जाता है कि जाओ पाकिस्तान चले जाओ, उतना प्यार है, तो उन्हें बुरा लग जाता है। उनके साथ बहुत सारे उनके भाई खड़े हो जाते हैं, कुछ हमारे सेक्युलर भी खड़े हो जाते हैं, सो कॉल्ड सेक्युलर। मुझे आज तक सेक्युलर का मतलब ही समझ में नहीं आया। दुश्मन से प्यार करना सेक्युलरिज्म थोड़ी हो जाता है। देखिए, जिस प्रेम अगर करना है, जननी से करो और जन्मभूमि से करो। जननी और जन्मभूमि से बढ़कर के कोई भी प्रेम नहीं है। और इससे अगर कोई प्रेम करता है, भगत सिंह ने किया, सुखदेव ने किया, राजगुरु ने किया, चंद्रशेखर आजाद ने किया। अरे वो 15 साल का बच्चा कोर्ट में खड़े होकर के कोड़े बज रहे हैं, जब भी कह रहा आजाद हूं, आजाद रहूंगा। और इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजों से चारों तरफ से घर जाता है, गोलियां चलाती है, लास्ट बुलेट अपनी कनपट्टी पे लगा करके माँ भारती की गोद में सो जाता है। ये मोहब्बत थी। वो 23 साल का लड़का हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाता है, वो मोहब्बत थी। ये जो है, ये लालची लोग हैं, ये अवसरवादी लोग हैं। जब अवसर इनको मिलेगा, ये कोबरा टाइप में है ना, कोबरा है कि जब मुझे मौका मिला मैं डंक मारूंगा। तो ऐसे लोग जो हैं, मैं तो कहता हूं कि भाई जिसको जहां की मोहब्बत है तुम वहीं चले जाओ, वहीं रहो आराम से, और वहां रहोगे तो तुम्हें और अच्छा होगा, क्योंकि आप जैसे लोग मिलेंगे वहां। तो जब आपस में भाईचारा होगा, यार छोटा सा जीवन है भाई, उस छोटे से जीवन में दोबारा नहीं मिलेगा मनुष्य का जीवन। कभी सोच रहे हो कि जो है दोबारा मैं मनुष्य बन जाऊंगा? ठीक है, तो भाई जहां मोहब्बत है आपकी, जहां प्यार है, आप वहां रहिए। हम तो भारत की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, हमें तो इससे ही प्रेम है। सर पहलगाम अटैक हुआ, यहाँ पर भी फिर वाली बात आ जाती है कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता, धर्म पूछ के गोली मारी। हाँ, देखिए ये एक नेटवर्क है लोगों का, नेटवर्क है। हाँ, जैसे अपना वहाँ जो मिलिटेंट वाला जो नेटवर्क है, ठीक है, वो जानते हैं हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है और अलग अलग धर्म, जाति और वर्णों का देश है। ये भी पूरी दुनिया जानती है। जब इस राष्ट्र पे कोई विपत्ति आती है, ये सर्व धर्म छोड़ करके एक तिरंगे के नीचे आ जाते हैं। इनकी एकता अनेकता में एकता है। इस अनेकता को तोड़ा जाए
तो उन्होंने ये सोच करके कि जो है, क्योंकि एक गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर ऐसी है ना, जो इसका एजेंडा बाहर बोला ये एंटी हम्म। दूसरे धर्म की है, तो इसमें ऐसे करो कि यार तुम और उस चीज को भड़का दो ताकि हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो जाए कि हिंदुओं मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा है धर्म पूछ पूछ करके, तो हिंदू कहीं मुसलमानों को मारना शुरू कर दे, हम्म। तो ये हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाएंगे, तो देश आंतरिक रूप से टूटना शुरू हो जाएगा, देश अंदर से कमजोर हो जाएगा। सर इसमें ना एक नई चीज निकल कर आई थी अभी, जो मुझे लगा, हो सकता है औरों को भी लगे। हम जब देखते हैं ना कि जो पाकिस्तान प्रेमी, बांग्लादेश प्रेमी लोग हैं वो वहीं के हैं, समझे आप? वो हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान भारतीय है, ये बिल्कुल है, ये सत्य है। अभी क्या हुआ कि इस बीच में जब चेक करने की कोशिश करी गई, एजेंसीज ने चेक करा, तो पता चला कि लड़कियों ने वहां पर शादी करी है, उसके बाद यहीं पर रह रही हैं और बच्चे भी यहीं पर हुए हैं, अब बड़े बड़े परिवार हो गए। अब जिसका बाप रही पाकिस्तान में रहा है उसको अपने बाप से प्यार होगा तो बिल्कुल होगा, तो इसीलिए वो यहां पर रहकर वहां की तारीफ करते हैं, खाते यहां पर हैं, हाँ, गाते वहां की हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है कि इस नक्सल को और तोड़ना बहुत जरूरी हो सकता है, या और डीप डाउन हो हमारे देश को तोड़ने के लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमारे को जितना खतरा देश के बाहर के दुश्मन से, उतना ही खतरा है, उससे ज्यादा खतरा देश के अंदर के दुश्मन से है? देश के अंदर का दुश्मन भी, अंदर का जो दुश्मन है वो भी बहुत खतरनाक होता चला जा रहा है, ठीक है। और सीमा पर तो लड़ा जा सकता है, वहां तो सामने दिखता है दुश्मन, ये अंदर का दुश्मन उससे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ दिखता नहीं है। हम जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उनसे उनसे बचकर, उनसे बचना बड़ा कठिन होता जा रहा है। इसलिए अभी जो हमारी एजेंसीज ने जो है ये मुहिम चलाई, जो देखा कई लाख लोग, तो ये तो हम पता नहीं क्यों, ये जब ये घटनाएं घटित होती है तभी हम इतने चौकन्ने और जागरूक होते हैं। नहीं सर, जागरूक पहले भी है। तो प्रॉब्लम क्या है, जैसे रोहिंग्या आ गए, हाँ, अब वोट बैंक के लिए उनको रख लिया, नहीं तो उनके आधार कार्ड भी बन गए, बाद के लिए सोचा ही नहीं कि बाद में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हाँ, कर सकते हैं। नहीं जो अभी अभी ये जो निकले हैं कि शादी करिए वहां जाकर, हाँ, रहे यहाँ, ये तो बहुत नई चीज ये पता तो चली नई चीज थी हाँ। ना। तो अब जो आइडेंटिफाई अगर हो गए, तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट है, जिसने जहां शादी है उसको पति के पास भेज देना चाहिए और बच्चों को अपने बाप के पास भेज देना चाहिए, यहाँ पे रखने का कोई जरूरत नहीं। भाई अपने बाप के पास रहे, तू अपने पति के पास रहे और वहीं का खाओ और वहीं का गाओ, ना नहीं तो इसका, रहेंगे यहाँ पर, गाएंगे वहां का। हाँ, ना यहाँ का अन्न मिलेगा ना पानी मिलेगा। अगर ये चीजें होने लगी सख्ती से, वोट बैंक की राजधानी को दूर करके, राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि रख करके, तो हो सकता है 2-4 साल के अंदर बहुत देश के अंदर बदलाव आ जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि जैसे अब ये जाएंगे तो एक एक चीज तो स्टेप तो उठानी पड़ेगी ना, ये उठेगा तो इन्हीं से कुछ दूसरे भी क्रू निकलेंगे। अभी एक और देखा आपने कितनी बड़ी चीजें चल रही है कि एक लॉबी और काम कर रही है। हम पहले, सबसे पहले हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था उसको लॉर्ड मैकाले ने तोड़ दिया, क्योंकि एजुकेशन से हमारी एक नींव बनती है, तो उसने उस सिस्टम को तोड़ा, गुरुकुल प्रथा को तोड़ दिया। अब उनको ये पता था कि यार एजुकेशन सिस्टम से ये सब लड़ते रहेंगे और देश मजबूत होता रहेगा। और हमारी एक पारिवारिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, परिवार समाज का हिस्सा है, और परिवार अगर स्ट्रांग है तो समाज स्ट्रांग है, समाज से राष्ट्र बनता है। तो अब इन्होंने किस चीज के ऊपर प्रहार किया? परिवार के ऊपर प्रहार कर दिया कि परिवारों को तोड़ दो। जब परिवार टूट जाएगा तो समाज टूट जाएंगे। आप देखो हम कहां जी रहे हैं। आप अभी उठा करके देखो कि 95% जो अदालतों में केस चल रहे हैं, किसके चल रहे हैं? तलाक के। क्यों भाई? तलाक हमारी संस्कृति में है नहीं।
तो ये जो चीज है, अब वो एक साथ शादी को हुआ, तलाक ले लिया, लड़की इधर लड़का उधर, वो अपने मायके में भी नहीं रह रही है, अपना अलग कमरा लेकर रह रही है, सर क्योंकि जॉब कर रही है। एडवांसमेंट के नाम पे बहुत कुछ बदल गया है। बहुत कुछ बदल गया सर। अब वो फीमेल और मेल दोनों ही परेशान हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि ये हमारे समाज, राष्ट्र किस तरफ जा रहा है? जो एक था, क्या नाम उसका, एक बड़ा योद्धा हुआ था, उसने ये कहा था कि मुझे 10,000 आदर्श माँ दे दो, 10,000 आदर्श माँ, मैं पूरे विश्व पर कब्जा कर सकता हूं। नेपोलियन बोनापार्ट। क्यों? क्योंकि मां के अंदर वो शक्ति और क्षमता है कि जो उसके गर्भ में पल रहा जीव, वो एक नए राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। उसके अंदर वो ऊर्जा, वो साहस, वो शक्ति भर सकती है। जैसे शिवाजी, उसकी मां ने उसके अंदर वो ताकत भर दी थी। तो मां का बहुत बड़ा रोल होता है। और आज उसी चीज को तोड़ दिया जा रहा है। हम कहां जा रहे हैं, ये सोचने का विषय है। हम पढ़े लिखे हैं। काहे के पढ़े लिखे? डिग्रियों के। इनसे पैसे कमाए जा सकते हैं। रिश्तों के लिए झुकना पड़ता है, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ता है। मैं आपको इज्जत दे रहा हूं तो आपको भी इज्जत देनी पड़ेगी। जब हम दोनों आपस में बैठ करके बातचीत करेंगे तो हर चीज का समाधान होगा। जब समाधान होगा तो हमारे रिश्ते मधुर होंगे और तब हमारा समाज और राष्ट्र एक नई दिशा की तरफ बढ़ेगा। मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ। मैं जब हर जगह जब बैठते हैं, वकीलों से भी बात होती है, जजों से भी बात होती है, हर जगह बस यही एक डर बना हुआ है। सच में आज ऐसी स्थिति भी होने लगी है कि बच्चे शादी के नाम से डरने लगे। सर, जब कैप्टन योगेंद्र यादव जाते हैं कुछ स्टेट्स में, क्या उनसे भी कहा जाता है कि आप हिंदी में बात मत करिए, हमारी अपनी लैंग्वेज में बात करिए? नहीं, मुझसे नहीं कहा गया। आपसे नहीं कहा गया? क्योंकि ये केसेस बहुत सारे हुए हैं अभी कि उनकी स्टेट लैंग्वेज में अगर नहीं बात करोगे तो फिर आप उनके नहीं हो, तो उसमें लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। आई डोंट नो ये कहाँ से शुरू हो गया कि लैंग्वेज वॉर चल रही है हमारे देश में। मतलब हम कहाँ कहाँ लड़ें, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। हम कहाँ कहाँ और किस किस से लड़ें? क्यों ये क्रिएट कर दिया जाता है कि अरे हिंदी क्यों बोल रहे हो, अरे ये और लैंग्वेज, अरे ठीक कम्युनिकेशन करना है ना यार। आप अंग्रेजी बोलने को तैयार हो, है ना, आप हिंदी बोलने को तैयार क्यों नहीं हो? अंग्रेजी तो आपकी लैंग्वेज भी नहीं है। चलिए मान लिया आप ये कहते हो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, मान लिया नहीं है, लेकिन आपको बोलने में परहेज क्या है? बोल तो सकते हो। आप चाहते हो हम आपकी लैंग्वेज सीख लें, हमने नहीं सुनी हो बचपन से। जैसे आपको हिंदी नहीं आ रही है ऐसे हमें नहीं आ रही, तो आपने इंग्लिश पकड़ ली ना, तो आप भी हिंदी बोल लो यार। हाँ, कुछ जगह है ऐसा कि जो है उनको हिंदी बोलने से बड़ी दिक्कत आती है। ऐसा लगता है कि जो है ये फॉरेन कंट्री के लोग लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि जब मैं गया तो बोला एक वो खड़ा कर देते हैं आपका ट्रांसलेटर। हाँ, ट्रांसलेटर। मैं कहा क्यों सर? बोला ये हिंदी नहीं जानते हैं। ओके, मैं कहा सर मैं नमूना दिखाऊं? बोला हाँ। तो मैंने हिंदी फिल्म सॉन्ग, मैं कहा यार इसको जरा लगा और डांस करते हैं। सारे नाचने लगे। मगर इनको हिंदी आती नहीं आती है? गा रहे हैं कि नहीं गा रही है? हिंदी गा रहे हैं, अंग्रेजी नहीं गा रहे। ये यार इस चीज को हटाओ। तो उसके बाद सर कहीं मेरा कोई, मैं वहां भी जाता हूँ, पूरा साउथ घूमता हूँ, आराम से सुनते हैं। बहुत प्यारे हैं साउथ के लोग, बहुत प्यारे लोग। सर मेरा आना जाना बहुत होता है, और मैं साउथ इंडिया में तमिलनाडु और ये तेलंगाना, आंध्रा, मैं सब जगह गया हूँ। हो सकता है मेरे दोस्त बड़े अच्छे हैं वहाँ पे, हम एक ही लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। और मेरा तो जो दूसरा मेरे बिजनेसेस है उसमें मेरा एक पार्टनर है, वो तमिलियन है, वो मेरे से हिंदी में बात करता है और मैं भी कुंजुम कुंजुम बोल लेता हूँ।
ये प्यार है, ये सर। प्यार है। हाँ। इज फ्रॉम डाउन साउथ, मैं एकदम नॉर्थ से। तो हमने कभी सोचा ही नहीं, वो कभी नहीं कहता कि मैं साउथ इंडियन हूँ, वो हमेशा कहता है आई एम एन इंडियन फ्रॉम साउथ, यस, यू आर एन इंडियन फ्रॉम नॉर्थ। अगर हम यही सोचेंगे कि भाई तू साउथ इंडिया का है, तू इस स्टेट का है, तू उस स्टेट का, हम भारतीय बनेंगे कब? हम क्यों भारतीय नहीं बन पाते? अभी देखिए आप कास्ट सिस्टम आ जाएगा कि तुम जी ये हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमाको, अरे कितना कास्ट लड़ोगे? सबके पास थे सर कास्ट, कोई नहीं लड़ता, बाहर सब एक है। हाँ, लेकिन हम अलग अलग होंगे जी, हम अपनी गाड़ी के पीछे लिखवाएंगे हाँ। अपने जात को कि हम क्या हैं। अरे आप हिंदू लिखवाओ, आप सनातनी लिखवाओ, कितना मजा आएगा देखने में, गर्व फील होगा। एक भारत, एक सनातनी, एक हिंदू, क्या दिक्कत है लिखवाने में? भारतीय ही लिखवा लो, चलो हिंदू मत लिखो, भारतीय लिखवा लो। यस, नहीं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है, ये जो हमारी राजनेता है, ये वोट बटेरने के लिए, ठीक है, कभी कभी कास्टिज्म चलता है, फिर रिलीजन चलता है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार, पढ़े लिखा का मतलब समझदार है, उनको मालूम है यार ये अभी इलेक्शन चलेगा, इसमें चलेगा ये, ठीक है। जो गांव के देहात के लोग हैं, उनमें कास्ट, रिलीजन्स कुट करके भरा हुआ है, स्प्रिट है, और मेरी जात का नेता है ना, अरे इसको कैसे बोल दिया, हाँ, वो 2 पॉइंट मार करके वहां से चला जाएगा, बच्चों को भड़का दिया, बच्चों को समझ नहीं है यार, उनमें तो वो जोश है ना उस टाइम का, और वो नई अलग दिशा की तरफ चले गए। ये अगर हमें भाई तुम्हें वोट मांगने हैं, कोई विजन दिखाओ कि ये हमारा फ्यूचर का जो है विजन है, हमारा काम ये होगा, हमारी स्ट्रेटेजी होगी, हम राष्ट्र को, अपने प्रदेश को यहाँ इस स्टैंडर्ड पे यहाँ पर ले जाना चाहते यार, उसके बारे में बात करो ना यार। पहले खुद ये गांव के लोग या इतने सिंपल हैं, ठीक है, उनको ना जाति ना धर्म ना कुछ नहीं होता यार। हम गांव में हमारे कई हैं, वो बेचारे मुस्लिम हमारे यहाँ आते हैं, हमारे वहाँ जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी भी जातियां हैं, वो भी आते हैं यार सब जगह। कोई बड़ा फंक्शन होता है, गांव में आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, सब सर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये हिंदू मुसलमान ये सब, ये जो रोना पीटना फ्री पैलेस्टाइन है ना, ये इंडिया में चल रहा होता है। हाँ, अभी आप देखिए कितने सारे ये छाती पीट रहे हैं, फ्री पैलेस्टाइन अरे तुम्हारे रिश्ता नहीं, तुम्हारा नाता नहीं, तुम कहाँ जानते हो पैलेस्टाइन को? तुमने पैलेस्टाइन की स्पेलिंग भी पढ़ लोगे ना तो तुम्हें पढ़ने में नहीं आएगी पैलेस्टाइन। बिल्कुल, वहाँ पे क्या हो रहा है दूसरी कंट्री में, तुम्हें क्या करना। लेकिन अगर हम उसकी बात ही कर रहे हैं सर, तो क्या ये सिचुएशन जो भी चल रही है, इजराइल, ईरान और अलग कंट्रीज भी आ गए, एक तरफ से यूएस आ गया, इधर से रशिया, चाइना, सब आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है ये एक बड़ी वॉर की तरफ बढ़ सकता है? बड़ी वॉर शायद नहीं होगी, क्योंकि अगर बड़ी वॉर होती है तो दुनिया का बस फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं, अगर हो गई तो थर्ड वर्ल्ड वॉर ही होगी। और इसमें क्या इसमें न्यूक यूज हो सकता है? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर तो अमेरिका ने कर दिया था, हिरोशिमा और नागासाकी को खत्म कर दिया। अब लोग जो है उसका बदला लेने के लिए प्रयास करेंगे, बोला उसने उस टाइम पे ये किया था, फिर पुराने चीजें याद आती हैं, फिर दुश्मनी और बढ़ती है। जब और दुश्मनी बढ़ती है तो एक अगर हमला करता है तो दूसरा उससे बड़ा हमला करता है, इससे क्या होगा? दुनिया का विनाश ही होगा। सर ग्लोबल रिसेशन आ जाएगा, सब कुछ ही महंगा होने वाला है। बट अगर हम ऐसे देखें तो ये जो अभी सिचुएशन चल रही है अभी से नहीं है, रशिया की तो पहले चल रही थी, हाँ, है ना। अब यूक्रेन के साथ बाकी देश आए तो ठीक है, छोटी कंट्री थी, उनको लगा कि जल्दी हरा देंगे, और लंबा टाइम लगा, और अभी भी चल ही रहा है, टेंशन तो है ही। ये इजराइल वाला जो मामला आ गया, तो इजराइल के साथ भी बहुत समय से चल रहा है ये प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि नया प्रॉब्लम है, लेकिन ये कभी भी स्पाइक मार जाता है बीच में। अब ईरान उसमें नया एक गेम प्लेयर आया है, उसके पहले हमास कर रहा था, पाकिस्तान ने भी मजे लेने की कोशिश करी और हमने उनके मजे ले लिए ढंग से। अब वो मेरे ख्याल कोशिश भी नहीं करेंगे। मुझे तो वो कंट्री समझ में नहीं आई सर आज तक, मतलब वो हारने के बाद भी वहाँ पे
जश्न मना रहे हैं, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं वो। एक्चुअल में क्या है ना, पाकिस्तान का वहाँ पे कोई लोकतंत्र तो है नहीं, वहाँ सेना का तंत्र है। और अमेरिका पाकिस्तान को एक अलग तरीके से देखता है। और अमेरिका या चाइना हुआ, ये दो कंट्री ऐसे हैं, ये बिजनेस वाले कंट्री हैं। ये थोड़ा थोड़ा लड़ाते रहेंगे और इनके हथियार बिकते रहेंगे। सर बॉलीवुड में आपके ऊपर तो पिक्चरें बनी चुकी है, आप केबीसी में भी गए हैं, आप मिलते भी रहते होंगे बहुत लोग से, लेकिन क्या यहाँ पे भी अभी कुछ नैरेटिव सा दिख रहा है आपको? कि देखिए, मैं पूरे बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्ट में रहते हैं, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं, ना तो वो मेरे को लगता है सपोर्ट ही कर रहे हैं, ना वो अपोज ही कर रहे हैं, वो कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन अभी दलजीत करके एक सिंगर है जो हीरो भी है, या हम कह सकते हैं पिक्चर बना रहे हैं, उनकी एक मूवी में एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस, उन्होंने उनके साथ शूटिंग कर ली होगी, लेकिन इतने बड़े सब सीन होने के बाद, जहाँ पे इतनी बड़ी टेंशन हो गई इंडिया पाकिस्तान के बीच में, पहलगाम हो गया, सब कुछ हो गया, अब उन्होंने अपनी एक फिल्म रिलीज करी है, क्योंकि उस पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ उनकी फिल्म है, इंडिया में रिलीज नहीं करी, बाकी ग्लोबली कर दी है। और जब उनसे सवाल पूछे आ रहे हैं तो कह रहे भाई मैं तो हमारे पैसे लग गए थे तो हमें तो करना ही है। अकॉर्डिंग टू यू ये सही है या ये गलत है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। युद्ध किससे हो रहा है? दो व्यक्तियों के या दो देशों के जो थॉट्स हैं वो शायद आपस में नहीं मिल रहे हैं, उनकी विचारधाराएं नहीं मिल रही हैं। लेकिन जो आम नागरिक हैं उसका उस चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं होता। मैं सर ये आम नागरिक जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी हीरोइन है, अभी ये हीरोइन है। अब इन्होंने जब शायद ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा उससे पहले का किया होगा। अब लेकिन इतना तो होना चाहिए ना लोगों को। सर इस पर ट्वीट करा था, शायद इस हीरोइन ने करा है, किसी ने तो करा था, कि इसने बोला था कि, आई थिंक इसी ने बोला था कि इंडियन आर्मी कवर्ड है। इंडियन आर्मी के बारे में ट्वीट करा था कुछ उल्टा सीधा बोलकर, मुझे एग्जैक्ट ट्वीट याद नहीं है उसका। तो फिर उसके बाद फिर ये हो रहा है, तो सर फिर तो तकलीफ होती है। फिर तो तकलीफ हो कि फिर तो ये जो एक्टर था या जिसने ये फिल्म बनाई है, इसको तो जो है रिलीज ही नहीं करना चाहिए था, और यही इसके मुंह पे तमाचा था। अगर ये एक्चुअल में पता क्या है, लोगों को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको यार देश से कोई मतलब लेना देना नहीं है। सर पाकिस्तानी मीडिया खुश हो रही है इस पे। हाँ, अपना जो है उन्होंने अपना धंधा चलाना है। हाँ। ठीक है, अपने बिजनेस यार, लेकिन वो ये सोचते नहीं है साला, तुम ये काम कर रहे हो ना, इसी इंडियन आर्मी की बदौलत कर रहे हो। और जिस दिन वो अपना काम करना छोड़ देंगे ना, उस दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि जो ना तुम जिंदे भी रहोगे कि नहीं रहोगे। और तुम देश के लिए इतना नहीं कर सकते? पैसे तुम्हारे लिए सब कुछ है। जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ उन्होंने इस तरह से किया, चाहे उसने पाकिस्तानी की हीरोइन लिया क्यों? पहले तो हमारे देश के अंदर हीरोइन नहीं है। इतनी जो वहाँ पे हमारे जो बच्चियां हैं इतनी संघर्ष कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, टैलेंट है हमारे देश के अंदर, उस टैलेंट की कदर नहीं है। हमें अपने टैलेंट को ऊपर लेकर के क्यों नहीं जाना चाहिए? अपने टैलेंट को यार दुनिया को दिखाओ ना, तो तब तो हम माने कि यार हम राष्ट्रभक्त हैं, तब तो हमें लगता है कि यार बोला हम जो है इस देश को कुछ दे रहे हैं। तुम दे नहीं रहे, तुम देश से सिर्फ ले रहे हो। जब कोई बात होती है तो बोल देते हैं बोला हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। अरे जितने अधिकार हैं उससे ज्यादा तो कर्तव्य हैं आपके। आपने अपने कर्तव्यों के बारे में सोचा कि मेरा राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, मैंने क्या कर्तव्य किए हैं? अगर हम कर्तव्यों के ऊपर देखेंगे तो हमें अपने आप आपके अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ आप अधिकार ढूंढते रहोगे और कर्तव्य नहीं करोगे तो फिर तो देश के गद्दार हैं आप। जो आपने कर्तव्य तो कुछ नहीं करना, अधिकार तो अपने सबने लेने, तो अधिकार तो नहीं मिलेगा फिर। लेकिन इनको फर्क भी तो नहीं पड़ता। फर्क अभी भी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में भी रिलीज करेंगे ना
2-4 महीने बाद हमारे ही देश के लोग जा रहे होंगे, बड़े खुश होकर रिव्यूज दे रहे होंगे, अरे यार क्या दिक्कत है, वो तो लोग बोलते हैं ऐसा, अरे ये तो फौज की प्रॉब्लम है ना, हमारी हाँ। थोड़ी है। अरे बाबा, आपकी प्रॉब्लम कैसे नहीं है? आपका देश है, आपकी प्रॉब्लम कैसे नहीं है? आप बाहर जाकर जब इंडिया से जाते हो, वहां क्या बताते हो? रिपब्लिक ऑफ इंडिया पासपोर्ट दिखाते हो ना, बताते हो ना मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूं, तो यार ये आपकी प्रॉब्लम कैसे नहीं है? ये युवाओं को अभी ये बहुत सारे लोगों में, मैं बता रहा हूँ सर, बहुत सारे माइंडसेट बने हुए लोगों के, ठीक है। अभी ये पहलगाम हो गया, इसलिए फौजियों को पूछना शुरू हो गया। अगर ये पहलगाम ना होता तो 15 अगस्त से पहले कोई नहीं पूछता। तो 15 अगस्त 26 जनवरी 2 दिन ऐसे हैं जिस दिन बस हमें राष्ट्रभक्ति दिखती है, राष्ट्र प्रेम दिखता है, उस दिन तिरंगा लगाते हैं, उस दिन तिरंगे को सलूट मारते हैं, और 2-4 पिक्चरें देख लेते दो हैं चार सर उस दिन पिक्चर बस। देख लेते हैं, ठीक है। बाकी अरे फौजी है क्या करना, बहुत सारे तो लोग अरे फौजी है तो मरने के लिए तो ही है। ऐसी स्टेटमेंट दी है लोगों ने पहले। हाँ, लेकिन मैं उनको कह रहा हूँ फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। अगर फौजी ना मारे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। तो हमारे अंदर वो क्षमता है, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के नागरिक होने के नाते साथ एक देश के सैनिक हैं, और हमारा दायित्व कर्तव्य बनता है कि हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। और हम जब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तभी ये राष्ट्र सुरक्षित होता है, तब लोग घरों में सोते हैं, तब लोगों की को अपने काम करने पे सहूलियत होती है, तब वो अपने काम को कर पाते हैं, बिजनेस कर पाते हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ पाते हैं। लेकिन अभी ये कुछ दिन तला जब ये सिंदूर का जो तब पूरा देश हुआ, उसके बाद सब धीरे धीरे भूल गए। तब तो कोई फौजी भी दिखता था, चलो माला डाल दो, क्यों भाई? उसके अलावा क्यों नहीं? उसके अलावा क्यों नहीं? क्या वो उस दिन वो एक दिन ही फौजी है, बाकी 364 दिन फौजी नहीं है क्या? उस दिन तुम परिवारों के पास जा रहे हो, अरे ये शहीद के परिवार हैं, फोटो खिंचवा लो, चलो हम मिल लिए। वो तो फोटो ऑप है सर, इंस्टाग्राम पे भी तो डालनी ना लोगों को बताने के तो लिए। ये अंदर से तो प्रेम नहीं है। अभी आपको तो मिलते ही होंगे बहुत सारे सर, ऐसे मैं लोग। बहुत अभी कारगिल में 527 जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे, उसमें से 300 प्लस फैमिलियों से मैं मिला हूँ, ठीक है। पिछले साल उत्तर भारत के लगभग जो हम 300 प्लस फैमिलियों से मिला, क्योंकि जब फाइनल असॉल्ट के लिए चलते हैं तो कमांडर कहता है लास्ट लेटर लिख दो। लास्ट लेटर? हाँ, कि अब कुछ भी हो सकता है। हाँ, पता है, अब जाने के बाद या 300 मीटर जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर आखिरी पत्र लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखोगे आप? लोगों के हाथ नहीं चलते हैं, ठीक है, क्या लिखे? शब्द तो बहुत दूर की बात है। सर मैं तो सुन के भावुक हो रहा हूँ, आप तो शायद वहां पर होंगे, आपने तो ठीक है। कितने लोगों को देखा होगा हाँ, ऐसे। मैं देखा सर, हमने लिखा है, मैंने लिखा है। हम क्या लिखते हैं? मैं ठीक हूं, आप अपना ध्यान रखना। लेकिन जब चलते हैं ना साथ में, पता है 300 मीटर के बाद शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तब पता क्या बोलते हैं वो? यार एक काम करना, अगर मैं मर गया ना तो मेरे घर जाना, देखना मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन डर की चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं होती, वो मुस्कुराता हुआ एक जज्बे के साथ चलता है, क्योंकि उसको देश के तिरंगे से मोहब्बत होती है, उसके पास इज्जत मान मर्यादा होती है, अपनी रेजिमेंट की, अपनी सेना की, अपने राष्ट्र की, नाम नमक और निशान की लड़ाई को लेकर के चलता है। तो सर कुछ लोग हैं नहीं, उनको कोई राष्ट्र लेना देना नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी कर लेते हैं, और फिर हम इतने बेशर्म भी हैं, फिर उसी को अपना भी लेते हैं। सर व्हाट डू यू सी, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, हम ऐसे घिरे हुए हैं, हु इज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर अस? चाइनीज बिगेस्ट थ्रेट। हाँ। पाकिस्तान कोई हमारे लिए वो नहीं है। अभी देखो 22 मिनट के अंदर घुटनों पे आ गया ये। क्या ये सही है कि हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो जगह थी, मतलब जो भी प्लेस था, पेनिट्रेट करा उसमें हमने? इसके बारे में इतना जो है मुझे नॉलेज नहीं, बट हाँ इतना पता है कि जो है 11 जो इनके स्ट्रेटेजिक
जो थे अपने एयरफोर्स स्टेशंस, उनको जो है तोड़ दिया था, उनको बर्बाद कर दिया था। और नूर खान जो था वो बहुत क्लोज था, वहाँ बहुत जो है सेंसिटिव वो था, उसको भी इन्होंने डिस्टॉर्ब किया। 22 मिनट का झटका नहीं झेल पाई ये, तो बाकी ये हमारे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये चाइना का उकसाया हुआ, अमेरिका को उकसाया हुआ होता है, ये तभी ये तो ये उकसता है। अभी हम जैसे बात करते कई बार कि पीओके लेंगे हम, सर सब वेट कर रहे हैं कब लेंगे कब आ जाएगा अंदर, मतलब हम भी सोच रहे थे अभी की बात, हम भी सोच रहे थे सर इस बार तो आ ही जाएगा इस बार तो आ ही जाएगा। और पूछा मेरे से, बोले यार पीओके नहीं लिया। मैं कहा देखो, वो देश की सरकार का क्या एम होता है, ठीक है, और वो सरकार फौज को अपना एम बताती है। फौज को जो एम मिलता है, लक्ष्य मिलता है, उसको पूर्ण कर देती है। अब की बार फौज को लक्ष्य मिला था, बोला भाई पहले 9 आतंकी अड्डों को उड़ाना है जहां पर उनके बड़े बड़े टेररिस्ट कैंप हैं, और वहां इंटरनेशनल टेररिस्ट भी वहां पर हैं, कुछ मारे भी थे। तो वो हमने किया। उसके बाद उसने हमारे ऊपर एक्शन किया, फिर हमने रिएक्शन किया, एक्शन के ऊपर रिएक्शन हुआ। तो हमने हमला नहीं किया, हमने तो सिर्फ जवाब दिया। तो ये उसके रिएक्शन से ही 22 मिनट में वो घुटनों पे आ गया। तो लोग बोले यार तुम उधर चले जाते। ऐसा नहीं होता है, उसकी प्लान बनती है, और प्लान होने के बाद ही वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ठीक है, तो जब इस प्लान में नहीं है यार, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफ हलवा है, एक तरफ खीर है, पूड़ी है, बोला यार पहले जो है हलवा खा लेते हैं, तो बोला खीर क्यों नहीं खाई थी भैया। तो जो हमारा सरकार एक्शन है उस पे ही चलना उसी पड़ेगा। के ऊपर चलती तो है। आपको लगता है कि चाइना भी कभी इस तरह की हरकत करेगा या कर सकता है? चाइनीज में वो जो विस्तारवादी जो है नीति वो ज्यादा अपनाता है, और भूमाफिया ठीक है, भूमाफिया समझते हैं कि वो साला उनका काम है कि जो है वहां पर कब्जा कर लेना, यहाँ कब्जा कर लेना। लेकिन ये पाक वैसे बड़ा है, मान लिया बड़ा है, ठीक है, बट जो इंडियन आर्मी है और चाइनीज आर्मी, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? उनकी कंपल्सरी आर्मी है और हमारी वॉलेंट्री आर्मी है। वॉलेंट्री, और जो वॉलेंट्री होता है ना, उसमें जुनून अलग होता है। आपको कंपल्सरी कर दिया कि बोला भैया 5 साल करेगा तभी तो जो कैमरामैन चला सकता है, तभी जो ना वहां जा सकता है, तब वहां जा सकता है। तो आपने क्या करना, 5 साल टाइम फोड़ना, अपने आप को बचा के रखोगे ना। और हमारा जो है वॉलेंट्री है, नहीं भाई मैं जाऊंगा, तो उसमें क्या होता है, एक अलग जोश होता है, एक जुनून होता है। फिर जो वॉलेंट्री होती है फौज, वो क्या है, उसमें अनुभव, एक्सपीरियंस, हमारे पास लड़ने के बहुत अनुभव है। हम तो 1948 से लड़ते आ रहे हैं, और अब ये फौज को बोलते हैं हमारी 1947 से इंडियन आर्मी। हमारी आर्मी तो महाभारत काल से है भाई, आज से थोड़ी है। हम तो महाभारत काल से युद्ध लड़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारे पास तो कितने हजार साल का अनुभव है युद्ध लड़ने का। तुम्हारे पास कौन सा है, कौन सा अनुभव? अभी गलवान में दिखा दिया था तुमने, जो है थोड़ा सा कुछ किया, हमारे जवानों ने ऐसे उठा उठा करके उनकी जो ना हड्डियां तोड़ दी, कितने लोगों को मार दिया, 250 से ज्यादा मार दिए थे। तो ये एक्सपीरियंस और वॉलंटरी आर्मी और एक कंपल्सरी आर्मी में, दोनों में फर्क है। तो हम वहां उसकी टेक्नोलॉजी हो सकती है, बट उसकी टेक्नोलॉजी भी देख ली हमने, उसी की तो ड्रोन थे अभी। मैं एक मीम पढ़ा था कि चाइना कह रहा था कि हमारी टेक्नोलॉजी ठीक है, इनको चलाने नहीं आते। तो वो भी सही कह रहा है। अब वो भी क्या कर रहे हैं, उसका तो मार्केट खराब कर दिया इन्होंने। उनका क्या है, इन्होंने तो यूएस का भी बड़ा खराब करा है। हाँ। लेकिन आगे जाकर डू यू थिंक कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन वाली जो लड़ाई होती है वो कम होकर अब टेक्नोलॉजिकली लड़ाई ज्यादा होगी? यस,
उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट किसी भी कंट्री पे पड़ेगा? क्या वो जो लड़ाई आप देखते हैं कि आगे अगर कभी भी हुई, अभी तो ह्यूमन टू ह्यूमन ही हो रहा है कि मिसाइल फेंकी फिर से, टेक्नोलॉजिकल में क्या होगा? वो हैकिंग वाला होगा वॉर, या जिस तरह से कोरोना आ गया था, जैसे कहते हैं कि वो भी लाया गया था, अब क्या सत्य है क्या नहीं पता, या उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें लाएंगे टेक्नोलॉजिकली कि जो ज्यादा ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए? सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर? देखिए, अभी जो मैन टू मैन वाला वॉर तो ना के बराबर ही होना है अभी, क्योंकि पूरी दुनिया एक टेक्नोलॉजी आधारित हो गई है। वो अपने जवान को वहाँ 100 किलोमीटर दूर उसको लोड करके लेकर के जाना, फिर वहाँ पे लड़ाना, क्या करेगा? वो यहीं से बैठा हुआ बटन दबाएगा, 100 किलोमीटर दूर का एरिया को डस्ट खत्म कर देगा। तो एक टेक्नोलॉजी टाइप में, और इसी टेक्नोलॉजी में ही फिर जो हमारे बहुत सारे जो जैसे अभी न्यूक्लियर जो बम है, इसमें जैसे केमिकल बायोलॉजिकल है ना, कुछ ऐसे विषाणु जीवाणु एक बम में भरे फेंक दिए, तो वो क्या होगा, बहुत बड़े स्तर के ऊपर लोग बीमार पड़ जाएंगे। अगर अब कोरोना को एक ऐसा ही तो वो था कि कितने लोग एक झटके में खत्म हो गए, कई करोड़ लोग। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं, तो हमें इसमें कम खर्चा, नुकसान ज्यादा। कोई जहरीली गैस छोड़ दी, हवा में चली गई, जो भी उसके साथ संपर्क में आएगा और जहां तक उसका इफेक्टिव एरिया होगा, सब कुछ खत्म कर देगी। और वो इंसान के ऊपर नहीं, जो हमारे जीव जंतु जानवर हैं, सबको खत्म करेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी जिस तरह से इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसका इस्तेमाल लोग कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी जो एक इसके दोनों तरफ दो पहलू हैं। एक तो ये इंसान की जो काम करने की सहूलियत को बढ़ाती जा रही है, काम की क्षमताओं को बढ़ाती जा रही है, जहां दूसरी तरफ व्यक्ति के विनाश का सबसे बड़ा कारण बनती चली जा रही है। पहले जब अगर आमने सामने से अगर लड़ाई होती है, दो बंदे होते हैं, तो पहले लठ से चलता था, तो एक दूसरे से लड़ रहे होते तो एक दो ही मरेंगे। फिर गोलियां शुरू हुई, तो उसमें भी कुछ सीमा थी। लेकिन बट अब टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर आप एक आर्टिलरी के बम में या उसमें एक बम उधर गिरा दीजिए, अमृतसर में गिरा दिया, उधर का पूरा सब कुछ खत्म। लाहौर में आप फेंक दो इधर से, तो उसका पूरा सब कुछ खत्म है। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी विनाश की तरफ। अभी सर क्लस्टर बम देखने को मिला, जो कहते हैं कि वैसे बैन है, मतलब नॉट अलाउड टू यूज। ईरान ने इजराइल पे वो फेंक दिया, तो वो ऐसे कहा जाता है कि क्लस्टर बम में एक के अंदर एक, जैसे होता ना रक्त बीज, जितने गिर रहे हैं उतने बन रहे हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो बिल्कुल बंद कर रखी है, लोगों ने कहा कि नहीं, ह्यूमन वॉर्स में नहीं यूज होनी चाहिए, फिर भी यूज हो रही होती है। तो ये तो फिर विनाश की तरफ ही जा रहा है सब कुछ। बिल्कुल, जो है किसी शायर ने कहा था ना, लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। प्यार में और युद्ध में सब कुछ जायज है। क्योंकि जब एक इंसान या राष्ट्र जब वो मरने वाला होता है, तो वो अपनी तमाम क्षमताओं से कोशिश करता है, फिर वो शक्ति से जीत, जितनी उसके पास शक्ति है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करके कहीं ना एक क्षण मुझे जीत मिल जाए और मेरा वर्चस्व कायम हो जाए। इस वर्चस्व को कायम करने के लिए कितने लोगों की बलि लोग ले रहे हैं। कितने लोग आज यूक्रेन, रसिया, ईरान, इजराइल, वहाँ के आम नागरिकों से पूछ करके देखो, बेकसूर लोग, कितने बच्चे भूख से तड़प करके मर रहे हैं। कितने लोग जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, सब घर बेघर हो गए, कोई घरों में सोते रह गए। क्योंकि जबकि जो हमारा एक जो युद्ध नियम है ना, पूरे जो विश्व के ना युद्ध के कुछ नियम बनाए कि हम सिविल इलाके के अंदर नहीं गिराएंगे, हॉस्पिटल्स में नहीं गिराएंगे, स्कूल्स में नहीं गिराएंगे,
लेकिन ये किसके रहते सर, मतलब ये जो ये रूल्स होते हैं? रूल ऑफ एंगेजमेंट ऑफ ये जो, क्योंकि हमारे जो ये वीटो देश है ना, इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि यार विनाश को रोका जाए, अगर थर्ड यू तो ये शुरुआत तो हमने तभी कर दी थी ये इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन उसका उल्लंघन लोगों ने फिर किया। फिर ये लोग बैठे कि यार अगली बार अगर कोई युद्ध होता है तो बड़ा विनाश से हम किस तरह से लोगों को बचाया जाए, और बेकसूर लोगों को जिसका युद्ध से कोई डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है उनके ऊपर फायर नहीं होगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई यार, सिविल इलाके से हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, स्कूल्स हैं, ये रेड क्रॉस के ऑफिस हैं, तो यहाँ पे आप जो है बम नहीं गिराएंगे ये, बट सब कुछ नियमों को तोड़ देते हैं। और यूएन के बनाए हुए ये रूल्स हैं, यूएन देख भी रहा है और ये सब कुछ धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन आज यूएन भी शायद बेबस है। जो इन रूल्स का अगर कोई देश फॉलो नहीं कर रहा है तो उस देश के ऊपर ऐसे बैन्स लगाएं या इस तरह से उसको जो है कि वो अलग थलग पूरी दुनिया की तरफ रह जाए और पूरी दुनिया से कट ऑफ होना चाहिए। तो हमें आज तुम जो है इतने बम गिर करके इतने लोगों को मार दोगे, या ईरान पूरी या अमेरिका ही पूरा विश्व को अगर ख़त्म कर दे तो अकेला अमेरिका क्या करेगा? कभी अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा। आलू उगा के खाएगा सर, बचेगा क्या? क्योंकि इंपोर्ट करता है वो भी सारी चीज़ें, उसके कपड़े, उसका खाना, वो तो मक्का और आलू ही उगाते हैं, उसके अलावा उगता भी कुछ नहीं ज़्यादा वहाँ पे, एज पर माई नॉलेज। तो अब ये बताओ, जैसे ट्रेवलिंग है ना, उसकी एयरलाइंस तो बंद ही हो जाएंगी सर। ट्रैवलिंग तो एयरलाइंस उसी चलेगी, ठीक है। अब कोई देश तो बचा नहीं, हथियार किसको बेचेगा, सामान किसको बेचेगा? तभी तो मैंने कहा आलू उगा के खाएगा और वो भी नहीं खाए जाएंगे सर। हाँ। जिस तरह से एक ये सोच करके देखो कि जब परिवार बड़ा होता है ना, जब झगड़े होते हैं तो फिर लगता है यार नहीं, मैं अकेला रहूंगा ना, मैं सब कुछ कर लूँ, लेकिन जब अकेला आ जाता है ना, कुछ नहीं कर पाता। तो हम कहाँ, पूरी दुनिया को खत्म करने के बाद में भी तुम भी नहीं जिंदा रह सकते ना। महाभारत के युद्ध से लोगों ने शायद ये सीखना चाहिए। महाभारत का जो युद्ध हुआ था, हम ये कहते हैं कि पांडवों की जीत हुई, लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो इतने विनाश के बाद पांडव भी खुश कहाँ थे? वो भी तो निकल गए थे ना अज्ञातवास पर। फिर वो जब वो स्वर्ग के रास्ते सीढ़ियों में चले गए, उनके अंदर भी इतना हो गया था कि हमने इतना खून देख लिया है, इतना विनाश देख लिया है, अब इस सत्ता का करें तो क्या करें? उनके खुद के पुत्र मर गए, उनका अपना कोई नहीं रहा, क्या बचा? तो युद्ध तो हमेशा विनाश ही लाता है, इसीलिए हिंदुस्तान की धरती ने बुद्ध दिए हैं, युद्ध नहीं दिए, और बुद्ध ने अहिंसा दी है, शांति दी है, ताकि ये मानवता जिंदा रह सके। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ जो अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए, अपने आप को पूरी दुनिया में पावरफुल बनाने के लिए इस तरह के खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं या बना रहे हैं उनका। आज अगर आप देखें कि 70% दुनिया की इकोनॉमी किस पे लग रही है? ये गोला बारूद की नहीं, डिफेंस में जाती है, डिफेंस में जाती है पूरी दुनिया की। 30% उसके हेल्थ एंड एजुकेशन से तमाम डेवलप की लग रही है। अगर इसका उल्टा हो जाए तो सर उसके बाद उल्टा अगर हो गया ना, तो जो कंट्रीज चाहती हैं कि लोग लड़े, उनका नुकसान हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो तो उनका तो बिजनेस ही हथियार बेच के चलता है ना। उनको लगेगा सब शांति हो जाएगी तो हम क्या बेचेंगे। वो होता है ना कि डिवाइड एंड रूल, जो हम अंग्रेजों की बात करते थे, वो आज भी चल रहा है। वो दो को लड़ाकर अपने आप को बड़ा दिखा देते हैं, बिल्कुल, कि अब मैंने इसको हथियार बेचे और इसको लोन दे दिया, तो अब दोनों लड़ रहे हैं आपस में, फायदा एक बंदे का हो रहा है, जो बाकी कंट्रीज नहीं सोच रही हैं। जो लड़ने वाला है वो तो लड़ ही रहा है, उसका अपना नुकसान हो रहा है। वो सर एक कहावत थी ना कि बिल्ली के लड़ाई में बंदर रोटी खा जाता है। हाँ, यही हो रहा है सर, यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है अभी। यही हो रहा है। और देखो कितना बेशर्म
पाकिस्तान का जो है जर्नल भी है, हाँ? यहाँ उसके 11 हवाई अड्डे उड़ गए, हाँ, इतना सब कुछ हो उसको गया, मेडल मिल रहा है सर। उसको मेडल उसको फील्ड मार्शल की उपाधि पाकिस्तान ने दे दी। और अमेरिका में जो है वहाँ टेबल पे खाना खा करके जो है जश्न ऐसे मना रहा जैसे जो है भाई हमने बड़ा युद्ध जीत लिया। कितने बेशर्म लोग हैं, अपनी नाकामियां के बीवी का भी जश्न मनाते हैं। अब सर कहते हैं ना कि मूर्खों से अगर बहस करो तो हम बड़े मूर्ख हो जाते हैं, तो करने दो उन्हें, हाँ। उन्हें खुश हो जाने दो। कहते हैं ना कि आप खुश रहो यार, क्या ही है, सच तो हम जानते ही हैं, सच सब जानते हैं, सच और पूरी सच दुनिया- वो भी जानते ही हैं। सच वो भी जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि 48 से लेकर के अभी तक 2025 तक हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार एक बड़ा थप्पड़ लगता है। लेकिन ये इतने बड़े थप्पड़ लगने के बाद में भी इनकी अकल नहीं आती। सर ये आपस में मेडल खेलते हैं क्या आपस पाकिस्तान में वाले? मेडल खेल रही है, क्योंकि लग ऐसी रहे। जीते तो कुछ है नहीं आज तक। लेकिन ये आम जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, जो वहाँ के किसान हैं, मजदूर हैं, क्योंकि किसान और मजदूरों के लोग ही फौज में सिपाही होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन के तो नहीं होंगे। तो उनके साथ ये सबसे बड़ा जो है धोखा कर रहे हैं। और क्योंकि भेजते ये सेना को है, उनके सैनिक आते हैं और डेड बॉडी तक लेते नहीं है। एक कैसा कमांडर, ऐसे कमांडर को तो डूब करके मर जाना चाहिए, जो अपने जवानों को जो कमांड कर रहा है उसके लिए वो जवान लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और फिर उन कह रहा कि ये मेरे जवान नहीं है, ये पाकिस्तान। सर लेकिन इनके यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग चलती है ना पाकिस्तान में। तो वो हायरिंग ऐसे होती है कि एक आदमी है जो लड़ना चाहता है देश के लिए, एक है जो बम लगा के खुद उड़ना चाहता है। हाँ। तो वो उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस में ना 2 प्रोसेस चलते हैं कि अच्छा आप इधर आ जाओ, आपका काम बाद में देखेंगे, लेकिन ये अभी मरने को तैयार है, चल बेटा तू आतंकवादी बन। तो वो क्योंकि उनका ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता है। और ब्रेन वॉश में क्या बोला, अगर तू सुसाइड करेगा, यानी एक मानव बम बन करके लोगों को मारेगा, तो तुझे जन्नत में हूर की परियां मिलेंगी। जन्नत देखी है किसी ने? अरे जो नीचे की जो धरती की परियां हैं, तुम इनसे मोहब्बत कर लो। इनसे मोहब्बत करोगे तो तुम मानव बम तो नहीं बन सकते। तुम्हें जन्नत में यार जाने के बाद जन्नत में तुम्हें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां हूर है कि नहीं है, जो बता रहे हैं क्या वो वहां रह कर के आए? गुमराह करते हैं। और इसीलिए जो सच में जो माएं हैं वो रोती हैं, कलपती हैं, तड़पती हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं ऐसे, ज्यादा नहीं है, कुछ लोग हैं जो कट्टरवादिता के ऊपर भड़काते हैं, नौजवानों को गुमराह करते हैं, और यही फिर एक आतंकी संगठन बनता हुआ चला जाता है। और ये संगठन क्या कर रहा है? नौजवानों को भड़काए तो रहा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा तो रहा, लोगों को मरवा तो रहा, इन बच्चों को मार तो रहा। वो आत्महत्या, ये हत्या की जा रही है उन लोगों की, इन लोगों के द्वारा। सर मैं चाहता हूं कि ना आप एक मैसेज प्लीज दें हमारे देश के यूथ को, हमारे देश के लोगों को अपनी तरफ से, और उनको थोड़ा सा, जिनके आंखें बंद हैं कहीं ना कहीं, उनकी आंखें खोलने का काम करें सर। हाँ बिल्कुल, जो है सबसे पहले हम हिंदुस्तानी बने, भारतीय बने। अगर आप भारतीय बन गए तो एक आप अच्छे इंसान बन जाओगे। आप डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स, नेता, ये सब बाद में, क्योंकि ये जो भारत है, शायद आपको गर्व नहीं हो रहा होगा, ये जो मिट्टी है भारत की, 200 से ज्यादा मुल्क हैं, लेकिन इस भूखंड को ही मां कहा जाता है, और मां का आंचल बहुत पावन होता है। ये मिट्टी जप की, तप की, ज्ञान की, विज्ञान की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, वीरों की, वीरांगनाओं की धरती है।
और ऐसी भारत मां के गर्भ से अगर हमने मनुष्य का जीवन लिया है, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। ये शायद हमने पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, तब हमें इस भारत के नागरिक होने का सौभाग्य मिला है। तो हमें भारतीय होना है। फिर उसके बाद आप जो काम करोगे, हर काम में बस राष्ट्र को सर्वप्रथम रख दो। कभी जीवन में ना आप झूठ बोल पाएंगे, ना आप घोटाला कर पाएंगे, जिस दिन राष्ट्र के बारे में सोचने लगेंगे और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नई उमंग आ जाएगी और ये राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र बनता चला जाएगा। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र ऐसे ही बन सकता है क्योंकि सीमाएं नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। जय हिंद। मजा आ गया सर, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके आज। थैंक यू। जय हिंद, जय जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम।